हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम ज़ीशान हुसैन है और मैं स्टडी एंड ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो में हम एडमिशन इन इटली 2023-24 इनटेक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल में 3-4 पॉइंट को डिस्कस करूंगा जो कि आपके एडमिशन प्रोसेस में हेल्प करने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट कि एडमिशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स क्या होती हैं, यानी डेडलाइंस क्या होती हैं। सेकेंड पॉइंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके क्या होंगे। थर्ड पॉइंट कि आपका एडमिशन क्राइटेरिया किस तरीके का हो सकता है। फोर्थ पॉइंट कि इस पूरे प्रोसेस में एडमिशन से लेकर वीज़ा तक आपको कितना टाइम लग सकता है। एंड फिफ्थ पॉइंट के पूरे प्रोसेस में आपका एक्सपेक्टेड एक्सपेंस कितना हो सकता है, कि कितना खर्चा आपका हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल के ऊपर न्यू है और मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो बेल का आइकन है इसको ज़रूर दबा दें, ताकि फ्यूचर में जो एडमिशन से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड या फिर वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो आप सब लोग को इस चैनल के ऊपर मिलती रहे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एडमिशन डेडलाइंस के ऊपर बात करते हैं कि एडमिशन कब स्टार्ट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के और कब क्लोज होता है। तो अगर जैसा कि आप सब लोग को मालूम होगा या फिर मालूम नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ कि भाई एडमिशन जो है इटली में वो स्टार्ट हो चुके हैं 23-24 इनटेक के। इसके अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपने एडमिशन की कॉल ओपन कर दी है, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ पाडोवा है, यूनिवर्सिटी ऑफ मासेराटा, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान। तो ये 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो जनरली अगर बात की जाए कि इटली में एडमिशन कब स्टार्ट होते हैं और कब क्लोज होते हैं, तो ऐसी कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है, यानी हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक अलग डेडलाइन होती है। लेकिन अगर ये बात की जाए कि कब से कब तक ओपन रहती हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़, तो उसमें बात की जाए तो नवंबर से स्टार्ट होते हैं। नवंबर, इस साल के नवंबर से स्टार्ट होंगे और ये एडमिशन चलते रहेंगे जून जुलाई तक। ठीक है, तो इसके अंदर हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक अलग डेडलाइन होगी। जैसे पाडोवा ने अभी नवंबर की 2 को एडमिशन ओपन किए हैं, तो इनके एडमिशन की अलग अलग कॉल्स आती हैं, 4-5 इनके राउंड होते हैं और ये राउंड्स अलग अलग चलते हैं, मतलब 1.5 महीने का या 2 महीने का एक राउंड होता है। तो हर राउंड अलग अलग राउंड में इनकी कॉल ओपन होती है, कॉल क्लोज होती है। तो अभी अगर नवंबर में स्टार्ट हो रहे हैं तो इनकी लास्ट राउंड क्लोज होगा अप्रैल में या मई में। ठीक है, तो इसी तरह से हर यूनिवर्सिटी का अलग क्राइटेरिया है। जैसे कि अभी 3 यूनिवर्सिटीज ओपन हुई है, तो अभी दिसंबर में 1-2 यूनिवर्सिटीज और ओपन हो जाएंगी, फिर जनवरी में मेजर यूनिवर्सिटीज ओपन होंगी। तो मोस्टली जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं। तो आप लोग को मेरा यही मशवरा है, डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी कर लो और यूनिवर्सिटीज़ को देखते रहो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कब ओपन हो रही हैं और कब क्लोज हो रही हैं। तो उसी दौरान जो जो ओपन हो रही हैं आप अपना कोर्स पहले से देख के रख लो कि इस यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स है, कोर्स निकाल के रख लो। जैसी यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए आप एप्लीकेशन फिल करो और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दो। ठीक है, तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी डेडलाइन होगी। अगर कोई जनवरी में ओपन हो रही है तो हो सकता है वो अप्रैल में क्लोज हो, कोई अभी दिसंबर में ओपन हो रही है तो हो सकता है मई में क्लोज हो। तो यूनिवर्सिटी की डेडलाइन आपने अपने हिसाब से देखना है, कोई 3 महीने में क्लोज हो जाएगी, कोई 5 महीने में क्लोज होगी, और तो उसी दौरान आपने अपनी एप्लीकेशन को फिल करके सबमिट करना है। सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करें तो वो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहला जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपका पासपोर्ट है। ठीक है, तो पासपोर्ट आपने, जिसका नहीं बना हुआ वो आप बनवा लो अभी से। और एक चीज़ का ख्याल रखना, जिनका ऑलरेडी पासपोर्ट बना हुआ है उन्होंने अभी अगर एप्लीकेशन स्टार्ट करें तो अभी से लेके नेक्स्ट कम से कम 2.5 ईयर तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। क्योंकि अगर अभी एडमिशन स्टार्ट करो तो वीज़ा आपका जाके जून, जुलाई या फिर सितंबर तक अप्लाई होता है वीज़ा। ठीक है, तो सितंबर से लेके जब तक आपका कोर्स नहीं होता तो कम से कम 18 मंथ्स की वैलिडिटी मांगते हैं वो लोग। ठीक है, यानी 1.5 साल आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। तो अगर अभी अप्लाई कर रहे हो तो कम से कम 2 साल या फिर 2.5 साल आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपकी सीवी होती है। सीवी आपने एक अच्छी सी बनानी होती है, जिसके अंदर आपने अपनी कंप्लीट डिटेल लिखनी होती है, आपकी एजुकेशनल डिटेल, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपके स्किल्स और सारी चीज़ें, आपके रिकमेंडेशन लेटर कि किस किस ने प्रोवाइड किया, सारी चीज़ें आपने उसमें लिखनी होती हैं। कैसे बनानी है और किस फॉर्मेट में बनानी है तो वो मैं बताया था। यूरोपास फॉर्मेट के ऊपर आपने सीवी बनानी है। कैसे बनानी है इसमें मैंने वीडियो बना के अपलोड की हुई है, तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके वो सीवी देख सकते हैं कि किस तरीके से बनानी है। ठीक है, थर्ड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जो लोग बैचलर्स की अप्लाई कर रहे हैं उनको कम से कम आपका जो 12th ग्रेड है, यानी इंटरमीडिएट जो है, उसकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों चाहिए होते हैं। अगर दोनों नहीं है तो कम से कम एक चाहिए होता है, यानी जिसके अंदर आपका रिजल्ट हो। ठीक है, मार्कशीट जो होती है। ठीक है, और उसके अलावा मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए होता है एडमिशन अप्लाई करने के लिए, मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है। ठीक है, जो लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको अपना इंटरमीडिएट 12th का सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। उसके अलावा आपकी जो बैचलर की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट है वो कंपलसरी होती है। कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री ट्रांसक्रिप्ट मांगती है बैचलर की,
लेकिन कुछ डिग्री ट्रांसक्रिप्ट भी मांगती है बैचलर की, और आपकी 12th का जो सर्टिफिकेट होता है उसका रिकॉर्ड भी मांगती है, ठीक है। तो उसका सर्टिफिकेट भी आपने अपलोड करना होता है। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डिग्री ट्रांसक्रिप्ट आपके लिए कंपलसरी होना चाहिए, जिसके बाद डिग्री ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट है तो ट्रांसक्रिप्ट से भी काम चल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जाए कि कौन किस कोर्स के लिए एलिजिबल है। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कम से कम 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग आपको चाहिए होती है बैचलर के एलिजिबल होने के लिए। और जो लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कम से कम 15 यानी 15 साल की तालीम होनी चाहिए। तो यहाँ पे पाकिस्तान में तो 16 साल की तालीम होती है, 4 साल का जो होता है बैचलर्स होता है। तो 4 साल की डिग्री के बाद जो है आप मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। जिन लोगों की 2 साल का जो बैचलर्स होता है, यानी जैसे कि किसी ने 12th के बाद 2 साल का बैचलर किया हुआ है, तो वो मास्टर्स के लिए एलिजिबल नहीं होता, उसकी 14 साल की तालीम होती है, उसको दोबारा से बैचलर्स के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर या फिर आइल्स का सर्टिफिकेट होता है, यानी आपकी लैंग्वेज सर्टिफिकेशन आपने दिखानी होती है कि भाई आपने जो प्रीवियस एजुकेशन जो है वो इंग्लिश के अंदर की है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें, आप चाहो तो किसी अपनी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी बनवा के लगा सकते हो, उसके अलावा आइल्स भी लगा सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट में आइल्स नहीं है, तो एडमिशन के टाइम पे हो सकता है विदाउट आइल्स की भी आपको एडमिशन मिल जाए, लेकिन बाद में एम्बेसी की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि वो जो है नेक्स्ट ईयर आपसे आइल्स मांग ले, ठीक है। तो फिलहाल अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। बाकी मेरा मशवरा अगर मांगे तो मैं यही कहूँगा आप लोग आइल्स कर लें, ताकि बाद में और अभी दोनों टाइम पे आपके लिए कोई मसला ना हो। फोर्थ डॉक्यूमेंट आपके रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं। रिकमेंडेशन लेटर मोस्टली यूनिवर्सिटीज मांगती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं मांगती, ठीक है। तो रिकमेंडेशन लेटर जो होता है वो आपने अपनी यूनिवर्सिटी के या फिर कॉलेज के प्रोफेसर, यानी लास्ट डिग्री जहाँ से कंप्लीट किए उनसे लेना होता है, जिसके अंदर वो लिखते हैं कि भाई हम इस स्टूडेंट को जानते हैं पर्सनली, और उसमें के अंदर आपके बारे में वो थोड़ी सी तारीफ वगैरह लिखते हैं ताकि आपको एडमिशन मिल सके, ठीक है। यानी आपको वो रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप काइंडली इसको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दें। फोर्थ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपका मोटिवेशन लेटर होता है। तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज आपसे मोटिवेशन लेटर मांगती हैं कि भाई आपकी क्या मोटिवेशन है, आप इस यूनिवर्सिटी में कोर्स में क्यों आना चाह रहे हो, तो उसके बारे में आपने कंप्लीट डिटेल में लिखना होता है कि भाई मेरी ये मोटिवेशन है। 1 पेज का 1.5 पेज का मोटिवेशन लेटर बहुत ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा लिखने की नीड नहीं है। उसके अलावा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको एक वाइट बैकग्राउंड फोटो चाहिए होता है, क्योंकि कहीं पे भी आप एप्लीकेशन करते हो आपसे एक फ़ोटो वो ज़रूर मांगते हैं। और इसके अलावा आपके पास अगर ऑलरेडी कोई एक्सपीरियंस लेटर है तो आप अपनी एक्सपीरियंस लेटर को अपलोड कर सकते हो, ताकि आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए। और कोई सर्टिफिकेशन वगैरह है तो वो भी उसके अंदर अटैच कर सकते हो। अगर वहाँ पे उन्होंने कहा है कि कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट वगैरह आप अपलोड करना चाह रहे हो तो काइंडली इसको अपलोड कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। इसके बाद एडमिशन सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं। एडमिशन सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी चेंज होता है, यानी हर यूनिवर्सिटी का अलग क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है। मास्टर्स के लिए जो लोग जा रहे होते हैं, ज़्यादातर लोगों का जो एडमिशन क्राइटेरिया होता है वो 2 तरीके से होता है। या तो वो मोटिवेशन लेटर की बेस पे आपको एडमिशन दे देते हैं, या तो हो सकता है आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करें, ठीक है। तो ये 2 क्राइटेरिया की बेस पे वो आपको एडमिशन देते हैं ज़्यादातर। और तीसरा क्राइटेरिया ये भी हो सकता है कि कुछ कोर्सेज में पोर्टफोलियो मांग लेते हैं, जैसे कि डिज़ाइन वगैरह का कोर्स है या फैशन स्टडीज़ का कोर्स है, तो आपसे वो पोर्टफोलियो वगैरह मांग सकते हैं, ठीक है। बाकी बैचलर के जो स्टूडेंट है उनका क्राइटेरिया ऐसा हो सकता है कि या तो उनको भी मोटिवेशन लेटर की बेस पे एडमिशन मिल जाए, या तो इंटरव्यू कंडक्ट हो, या तो टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। बैचलर वालों का कुछ केसेस में टेस्ट भी होता है, क्योंकि उनकी जो डिग्री होती है वो चेक कर रहे होते हैं यार कि इस कोर्स के लिए पढ़ने के लिए एलिजिबल भी है या नहीं है, ठीक है। तो एडमिशन क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, लेकिन मोस्टली जो है वो आपको मोटिवेशन लेटर या इंटरव्यू की शक्ल में ही आपसे वो जो है आपका एडमिशन वगैरह जो है वो चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर कितना टाइम लग सकता है आपका, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि भाई आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो कब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, कहीं आप अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहे। तो वैसे जैसे कि अगर अभी नवंबर में आप एडमिशन स्टार्ट कर रहे हो, नवंबर दिसंबर या जनवरी में भी कर रहे हो, तो समझ लो कि आज जनवरी में स्टार्ट करते हो तो जनवरी से लेके कम से कम माइंड में ये रखो सितंबर अक्टूबर नवंबर तक का प्रोसेस आपका चल सकता है, यानी कम से कम 10 महीने का प्रोसेस चल सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो वीज़ा ओपन होते हैं ना, वीज़ा मई के बाद होते हैं, या तो मई के एंड में या तो जून में ओपन होते हैं, ठीक है। अब वीज़ा प्रोसेस का क्राइटेरिया भी समझा देता हूँ। यहाँ पे चेंज है, अक्सर लोग यहाँ पे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज जाते हैं कि वीज़ा प्रोसेस का क्राइटेरिया क्या है। तो जो लोग कराची कॉन्सुलेट से वीज़ा अप्लाई करें उनका प्रोसेस चेंज है, यानी यहाँ पे आपने कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी होती। जिस दिन वीज़ा ओपन होते हैं उसके बाद आप किसी भी दिन जाके अपनी वीज़ा फाइल सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। और इस्लामाबाद एम्बेसी का प्रोसेस चेंज है, वहाँ पे आपकी समरी एक दफ़ा फॉरवर्ड हो जाती है, उसके बाद जो है एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट देके बुलाती है, यानी आपने खुद से नहीं जाना होता, एम्बेसी आपको बुलाएगी कि काइंडली इस दिन आके अपनी वीज़ा फाइल जमा करा दें, ठीक है। तो प्रोसेस का फ़र्क है, इसके ऊपर मजीद फर्दर वीडियोज़ बनाता रहूँगा, क्योंकि ये प्रोसेस चेंज भी हो सकते हैं। तो जैसी कोई अपडेट आती है उसके ऊपर मैं फर्दर वीडियोस बनाता रहूँगा। फिलहाल एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको मैंने बता दिया कि भाई इस तरीके का प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। तो जनवरी में या दिसंबर में अभी अगर आप एडमिशन स्टार्ट करते हो
तो ये प्रोसेस आपका जो है सितंबर अगले साल यानी 2023 सितंबर अक्टूबर तक जा सकता है, क्योंकि क्लासेस जो स्टार्ट होती हैं वो सितंबर के बाद ही होती हैं, तो सितंबर के मिड में या अक्टूबर में, तो तब तक ही आपका फाइनल डिसीजन आता है। तो ये चीज़ माइंड में रखना कि यार 1 साल का पूरा प्रोसेस है, ऐसा ना हो कि आप ये सोच रहे हो जल्दी खत्म हो जाएगा या लेट होगा। तो ये पहले से ही अपने माइंड को तैयार रखना है इस चीज़ के लिए। लास्टली एक्सपेंसेस की बात करते हैं कि टोटल एक्सपेंस कितना आ सकता है अगर आप सेल्फ पे प्रोसेस करते हो, किसी कंसल्टेंट की हेल्प नहीं लेते। तो आपका, अगर आप इस्लामाबाद एम्बेसी से अप्लाई कर रहे हो, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आइल्स के सर्टिफिकेट की भी कॉस्ट अगर लगा दूं, 1 लाख से 1.5 लाख के अंदर आपका जो है वो एक्सपेंस आ सकता है, यानी 40-50 हज़ार का तो आइल्स है। उसके अलावा वीज़ा फीस वगैरह, आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब मिला के 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान आ सकता है। अगर कराची कौंसलेट की बात करें तो कराची कौंसलेट में भी तकरीबन 1.5 लाख के करीब आ सकता है विद आइल्स। आइल्स मिला के बता रहा हूँ, 50,000 रुपये उसके, ठीक है। क्योंकि कराची कौंसलेट में 1-2 सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा मांगते हैं, जैसे कि सीमे का सर्टिफिकेट मांगते हैं, और वो खुद एक सर्टिफिकेट 35,000 का है। तो इसलिए आपका 40-50,000 एक्स्ट्रा लगता है कराची वालों का एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद एम्बेसी से जो लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो भाई ये कंप्लीट डिटेल थी एडमिशन इन इटली से रिलेटेड कि भाई कब से कब तक एडमिशन स्टार्ट हो सकते हैं, एडमिशन की क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या क्राइटेरिया हो सकता है, कितना एक्सपेंस आपका लग सकता है और कितना टाइम लग सकता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। एक चीज़ और ऐड करता जाऊँ कि जो लोग वीज़ा कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि अक्सर लोग जो है वो अभी आते नहीं है कंसल्टेंसी लेने के लिए। हमारा जो मेजर टाइम होता है वो दिसंबर तक होता है, दिसंबर तक जो है वो मैं केस ले रहा होता हूँ। उसके बाद फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है केस लेना, क्योंकि फिर बाद में जो है ना वो ये ऐसा होता है कि मेरे पास स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर बाद में कोई आता है कि नहीं आपने करना है मेरा केस लाजमी, तो मेरे लिए बर्डन पड़ता है और अगले स्टूडेंट जो है उनके लिए बड़ी परेशानी का सामना होता है, ठीक है। तो उनकी केसेस में या उनको मैं टाइम नहीं दे पा रहा होता हूँ सही से, या रिप्लाई देने में लेट कर रहा होता हूँ, तो ये प्रॉब्लम्स का सामना होता है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वीज़ा कंसल्टेंसी के अंदर, काइंडली मुझे दिसंबर से पहले पहले कांटेक्ट करें। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस मैंने वीडियो के अंदर भी बताया है, और मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, मैं आपको फर्दर गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा फर्दर जो है वो मैं कंसल्टेंसी सेशंस वगैरह भी देता हूँ। जो लोग मुझसे सिर्फ सेशन लेना चाहते हैं तो वो मेरा जो प्राइवेट सेशंस होते हैं, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल जैसे आप कहते हैं, उस तरीके से बुक कर सकते हैं। उसकी फ़ीस वगैरह जो है वो मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा। उसके अलावा जो लोग वीज़ा कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं वो भी मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर मैंने अपना इंस्टाग्राम शेयर किया हुआ है, काइंडली इस पर कॉन्टैक्ट करें। बेशक आपने कंसल्टेंसी लेनी हो या ना लेनी हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। तो थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और किसी को भी फर्दर कोई क्यूरी, सवाल, डाउट वगैरह है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर रख सकते हैं। और फर्दर किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, ताकि मैं उन टॉपिक्स के ऊपर जो है फर्दर आने वाले टाइम में वीडियोस बनाता रहूं। तो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।